हमारा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बेहद खराब है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई है। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल के छत से पानी भी टपकता है। बच्चों, जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो, अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में काफी भीग जाने की वजह से सभी अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती है और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती है। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और अगर बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से सीधा घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती है और अपने घर निकल जाती है। सबके निकल जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती है तो देखती है कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, हैं? पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख लीजिए, मैं उस पर साइन करके ग्राम प्रधान की मोहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा। ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मोहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर उस स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना लिया है। मैं इसकी कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नए स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नया स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है। पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत वक्त गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो 1 साल होने को है। अभी तक नया स्कूल बनने का कोई आसार नहीं नजर आ रहा। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उनके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? 1 साल बीत चुका है। बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उस पैसे को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इन लोगों ने तो बच्चों की तालीम को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के मुस्तकबिल को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ, मैं दरख्त के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन बच्चों की तालीम में कोई रुकावट नहीं आने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े दरख्त के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बेहद खुश थे, पर तभी अचानक बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती है और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों, हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैडम, पर इस रिक्शा में तो सिर्फ हम 4 लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कोई हल निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ।
मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती है। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बनाकर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शे का स्कूल ना देखा है ना सुना है, पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ। मैडम, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही है तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का हम स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं, क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? यह तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आप सब मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी स्कूल बनाऊंगा कि आप देखती रह जाएंगी। अब वो मैकेनिक सारे खराब पड़े हुए रिक्शा को एक जगह इकट्ठा करता है और एक एक करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है। अंदर में ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर दूंगी। कैसी बात कर दी है मैडम आप, बच्चों के भविष्य के लिए आप इतना कुछ कर रही है और मैं इतना भी काम नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी स्नेहा को आप ही पढ़ाती है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल के ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टियां होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए ऑल द बेस्ट। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल न होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था, और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करते हैं। नागपुर के एक छोटे से कस्बे में हर्ष रहता था। हर्ष अपने माता पिता के साथ रहा करता था। हर्ष के बाबा एक गरीब किसान और माँ दर्जी थी। दोनों ही अपना अपना काम करके घर चलाने की कोशिश किया करते। हर्ष की पढ़ाई लिखाई के खर्चे के वजह से दोनों बड़े परेशान रहते थे। मुझे मेरे हर्ष की बड़ी फिक्र हो रही है, उसकी तालीम। हर्ष अब बड़ा हो गया है और अगर हमने उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तो बेहद परेशानी हो जाएगी। मैं अपनी कोशिश तो कर ही रहा हूँ बेगम। हमारा हर्ष पढ़ने में बहुत तेज और बहुत गुणवान है। अभी से ही उसे गुना बाग और अंग्रेजी पढ़ना आ गया है। हम सुबह ही उसे लेकर एक बड़े स्कूल में जाएंगे दाखिला करवाने। हर्ष को लेकर सुबह ही कुसुम और राम नारायण एक बड़े से स्कूल में जाते हैं। हर्ष वहाँ की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। माँ, क्या मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा? बिल्कुल बेटा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे और पढ़कर बड़े आदमी बनोगे और ऐसे कई सारे स्कूल भी बनाओगे। मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, कहीं हमें ज्यादा पैसे ना भरने पड़ जाए। अरे आप चलो तो वहाँ चलकर देखें तो सही। वहाँ जाते ही उन्हें गेट पर खड़ा चौकीदार रोक देता है। रुको, कहाँ जा रहे हो बिना किसी इजाजत से? वो दरअसल मैं अपने बच्चे का इस स्कूल में दाखिला करवाने आया हूँ। दाखिला, और वो भी यहाँ? लगता है तुम औकात भूल रहे हो अपनी। यहाँ सिर्फ अमीरों के बेटे आते हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं कचरा साफ करते हो। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है।
मेहरबानी करके हमें अंदर जाने दीजिए, हमारी बेइज्जती मत कीजिए। मैंने तुमसे कह दिया ना, चले जाओ, वरना मुझे अपने इस डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौकीदार उन्हें वहाँ से डांट कर भगा ही रहा था कि उस स्कूल के मास्टर वहाँ आ जाते हैं और राम नारायण और उसके परिवार का हाल देखकर कहने लगते हैं, चौकीदार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह की बातें मत किया करो। चलो जाओ और अपना काम करो, मैं इन्हें देख लूँगा। आप सब मेरे साथ ही प्रिंसिपल के ऑफिस में आइए। और सब मिलकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। जी मैम, ये हमारे स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाने आए हैं, इसीलिए मैं इन्हें अंदर ले आया। बच्चा बड़ा होशियार और काबिल है। कहिए, क्या बात है? आपको हमारे स्कूल का नाम पता है? ये महात्मा गांधी स्कूल है। ये बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है। अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाते हैं हम यहाँ पर बच्चों को, ताकि उनमें डिसिप्लिन रहे। हम अपने बच्चे के अंदर यही सारे गुण चाहते हैं और इसीलिए हम जितना चाहे उतना पैसा देने के लिए तैयार है। राम नारायण के इतना कहने से प्रिंसिपल और उस मास्टर की आंखें लालच से चमक जाती है। तब मास्टर ने उस प्रिंसिपल मैडम से चुप कर से कहा, ये गरीब भले हैं, लेकिन इनकी लाचारी का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये पूरे पैसे दे देंगे। अगर आप कहे तो इनसे 2 गुने पैसे ज्यादा ले लूं। ये भी कोई कहने की बात है? उनके यहाँ से पैसे आएंगे तभी तो हमारे बच्चे और खानदान खुशी से रहेंगे। जितना लूट सकते हो लूट लो। हमारे विद्यालय में 25,000 में दाखिला होता है, मैं इन्हें 50,000 कहूँगा, आप हाँ कर देना। अब राम नारायण, तुम 50,000 रुपए लाकर दे दो और अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दो। मालिक, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या मुझे थोड़ा सा वक्त मिल सकता है क्या? देखो, अगर अपने बच्चे के भविष्य की सुरक्षा चाहते हो तो दाखिला लो, वरना हमारा वक्त बर्बाद मत करो। दफा हो जाओ, जब पैसे हो जाए ना तब आना। राम नारायण, कुसुम और हर्ष वहाँ से उदास होकर घर चले जाते हैं। पिताजी, मेरी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अच्छी अच्छी टिफिन लेकर। मैं कब जाऊंगा? तुम जरूर जाओगे बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे हर्ष की बड़ी फिक्र हो रही है। 50,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों ना हम चलकर गांव में रामू काका की मदद लें। गांव में सबसे पुराने और पढ़े लिखे वही हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। राम नारायण और कुसुम रामू काका के घर जाते हैं और उन्हें सारी तकलीफ बताते हैं। तब रामू काका उनसे कहते हैं, तुम अपने बच्चे को हमारे गांव के विद्यालय में क्यों नहीं डाल देते? हमारे गांव के स्कूल में? हमारे गांव में स्कूल है कहाँ? गांव में कोई अच्छी पढ़ाई नहीं करवा सकता, इसीलिए तो उन्हें दूसरे कस्बे या शहर के स्कूल में डाला जाता है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने कस्बे में ही कुछ दिखाता हूँ। रामू काका उन्हें जंगल के रास्ते से एक गुफा की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं, इस गुफा में जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे ही राम नारायण और कुसुम उस गुफा में जाते हैं, किसी और दुनिया में ही पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी पाठशाला नजर आती है जो पूरी सोने की होती है। उस स्कूल में सोने की घंटी होती है, सोने का ब्लैक बोर्ड, सोने का बेंच जिस पर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर कुसुम और राम नारायण हैरान हो जाते हैं और रामू काका से पूछते हैं, ये सब कैसे हो सकता है? हमारे कस्बे में सोने की विद्यालय कैसे हो सकती है और ये गुप्त क्यों है? तब जाकर रामू काका उन्हें सब बताते हैं। अंग्रेजों के डर के वजह से ये स्कूल हमारे पूर्वजों ने यहाँ बनाया था ताकि हमारे संस्कार और विचार ना बदले। मेरे पिताजी इस विद्यालय के शिक्षक थे। एक दिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तुम 2 खबरी के लोग हमारे जैसे स्कूल खोल रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने पूरे नागपुर कस्बे में जितना सोना है तुम हमें ला कर दो। निकलना चाहते हो? यह मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम हमसे चाहते क्या हो? हम क्या करें? पूरे नागपुर कस्बे में जितना सोना है तुम हमें ला कर दो और अपनी एक गंदी सी स्कूल बंद करके यहाँ से दफा हो जाओ। मैं इन्हें ये सोना हरगिज नहीं दूंगा। सारे सोने को लेकर उस जंगल के गुफा में छुपा दूंगा और अपनी अलग दुनिया बनाऊंगा। उस वक्त से लेकर अब तक हम नागपुर कस्बे वाले
इस सोने के स्कूल को खुफिया तरह से चला रहे हैं। हे मालिक, तो असली बात ये है, क्या आप मेरे बच्चे को भी इस सोने के स्कूल में दाखिला देंगे? मेहरबानी करे रामू काका, मेरे बच्चे को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे बच्चे को इस विद्यालय में तभी लूंगा जब तुम शहरी विद्यालय की पोल खोलोगे। उन लोगों ने हमारे गांव के कई सारे लोगों को ठगा है, उन्हें तुम्हें पकड़वाना होगा। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें एक सबूत देना होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, जितने पैसे उन्होंने मंगवाए हैं उतने पैसे लेकर जाओ। मैं पीछे से पुलिस को लेकर आऊंगा, तब उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कुसुम और राम नारायण ने ऐसा ही किया। वो पैसे लेकर उस महंगे स्कूल में चले गए और तब राम नारायण ने प्रिंसिपल से कहा, जी ये लीजिए आपके पूरे पैसे, पूरे 50,000 रुपए है। हाँ हाँ, लाओ लाओ। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपने बच्चे को हमारे पास ही पढ़ाओगे। इतना अच्छा स्कूल जो है और कहाँ सोने की पाठशाला में पढ़ता। लाओ, मुझे पैसे दो। जैसे ही राम नारायण ने पैसे प्रिंसिपल को दिए, पैसे हाथ से लेते ही उस कमरे में पुलिस वाले घुस गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। हम तुम्हें हवालात में अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगे। मैं और मेरे शौहर मेहनत करके दिन रात लोगों के घरों का काम करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, और तुम हो कि तुम्हें शर्म ही नहीं है। प्रिंसिपल और मास्टर दोनों रंगे हाथों पकड़े गए और इसी तरह हर्ष अपने सोने के पाठशाला में अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा।